आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग यूएस सीपीए डे 1। देखिए डे 1 में मैं आपको ऑब्वियस सी बात है आज हम पूरा टॉपिक को ही स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 5 to 6 मिनट मैं आप लोगों को स्पेशली सीपीए के जो सबसे लेंदी सब्जेक्ट के बारे में बता दूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग यूएस गैप, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूएस गैप। मेरा ओवर द पीरियड एक एक्सपीरियंस है कि अनलेस आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या सीए इंटर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ये सब्जेक्ट केक वॉक होगा। लिटरली बोल रहा हूं केक वॉक होगा, क्योंकि 95% सिलेबस सीए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो मेरा ये वीडियोस भी देखते हैं, लाइव क्लासेस में तो बच्चे कम आते हैं, अराउंड 60-70 स्टूडेंट वीडियोस क्लासेस भी लेते हैं। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो फार सब्जेक्ट बहुत आसान है, क्योंकि सीए फाइनल में और सीए इंटर में उन्होंने बहुत डेप्थ में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा है। मतलब ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है जो आपने अपनी सीए स्टडी में नहीं किया है। लेकिन एक सिंपल बीकॉम स्टूडेंट, एमकॉम, एमबीए, उनके लिए ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपने अगर पास करना है तो आपको डे 1 से बहुत ज़्यादा सिंसियर होना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि आपको अगर लिटरली फार सब्जेक्ट को पास करना है तो जो ओवर द पीरियड मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ में, जितने भी बच्चे पास हुए हैं उनके बेसिस पर मैंने उनके एक छोटे से 5 पॉइंट्स बनाए हैं। केवल ये 5 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फिर पूरा कोर्स सिलेबस भी आपको बताएंगे। ये 5 पॉइंट स्पेशली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए मस्ट फॉलो करना है। अगर आपने इन 5 में से एक में भी डिपार्चर कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, आपने इसको फॉलो नहीं किया, आज से 4 महीने बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। पहली चीज, गुड कमांड ओवर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके होने ही चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जनरल एंट्री, आपको हर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट पता होना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन इनकम स्टेटमेंट में कहां हिट करता है, ये ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट में कहां आता है, क्लोजिंग डेट के एडजस्टमेंट लाइक अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। और इस बात को ओवरकम करने के लिए मैंने आपके बेसिक सेशन भी लिए और एडवांस लेक्चर भी, देखिए मैं खुद ले रहा हूं। पूरे एडवांस फंडामेंटल के सेक्टर जो सेशन है वो मैंने अभी 7 to 8 सेशंस ले चुका हूं मैं, और आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे सेशंस होंगे, जिसमें कल भी हमारा एक सेशन है। तो अगर आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। पहली चीज, जनरल एंट्रीज, बैलेंस शीट, डेट एडजस्टमेंट। आपको 2 चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट इनकम स्टेटमेंट में कहां पड़ रहा है और बैलेंस शीट में कहां पड़ रहा है, करंट ईयर में पड़ रहा है कि नेक्स्ट ईयर में पड़ रहा है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। दूसरी बात, चाहे फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हो, नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हो, आपके इंटरप्रिटेशन स्किल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन इतने बड़े बड़े आएंगे, यूजलेस इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में होगी, लेकिन उसका कोई काम नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि किस इंफॉर्मेशन को आपको कब यूज करना। ओवर द पीरियड आप मुझसे सीखेंगे कि किस तरीके से इंटरप्रिटेशन स्किल आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो पहली चीज, गुड कमांड ओवर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है उनके लिए मैंने सेपरेट क्लासेस मितेश सर के साथ में ऑर्गेनाइज करी है। एडवांस लेवल की क्लासेस मैंने ली हैं और मैं कंसिस्टेंटली लेते जा रहा हूं। पहली चीज तो आपको ये करना ही होगा, उसके बगैर आप सीपीए का फार सब्जेक्ट पास नहीं कर सकते। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट के साथ में ये प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मुझे पता है कि एक सीए स्टूडेंट सीपीटी भी पास नहीं कर सकता अगर उसको जनरल एंट्री ना आती हो, तो फिर इंटर और फाइनल तो बहुत ही दूर की बात है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से आते हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन स्किल बहुत रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको इंप्रूव करना होगा। तो जो वीडियोस देख रहे हैं इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। आपको कॉम्प्लिसेंट नहीं होना है कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इसीलिए सीपीए बहुत आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल बोल रहा हूं इट्स अ केक वॉक फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जितना एफर्ट आपने सीए फाइनल में किया उसका 25% आप यहां करिए, आप सीपीए 6 महीने में निकाल लेंगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 6 महीने में सीपीए के चारों सब्जेक्ट पास कर सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि 90% कोर्स सेम है। पहली चीज। दूसरी बात, आफ्टर फिनिशिंग ऑफ ईच चैप्टर स्टडी सेशन मस्ट बी क्रिएटेड। ये सर स्टडी सेशन क्या होता है अभी आपको बताने वाला हूं मैं।
तो इसको अभी हम होल्ड पे डालते हैं कि सर फिनिशिंग ऑफ ईच चैप्टर स्टडी सेशन क्यों क्रिएट करना चाहिए। इट इज फॉर ऑल। और यूएस सीपीए में जो की है ना, की वो सिमुलेशन से होकर ही जाती है। अगर आपने सिमुलेशंस में मास्टरी हासिल नहीं करी, बहुत आपको दिक्कतें आ सकती। सिमुलेशन इज द की, ये डेंजर जोन है। चाहे फिर वो सीए स्टूडेंट हो, नॉन सीए स्टूडेंट हो, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट भी सिमुलेशन में स्ट्रगल कर सकता है। इसीलिए फार की क्लासेस आपको अटेंड करनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे जो हैं स्टूडेंट, वो क्लासेस लाइव नहीं अटेंड करते हैं, मेरे वीडियो लेक्चर्स को ही देखना पसंद करते हैं, बिकॉज देयर वर्क प्रेशर ऑन एंड ऑल। तो इसीलिए टेलीग्राम का एक फार सेक्शन का चैनल बनाया गया है ऑडिट का। तो अगर आप लाइव क्लासेस के साथ साथ सिर्फ रिकॉर्डिंग में भी कंफर्टेबल है तो आप देख सकते हैं, जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो 48 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स से 48 आवर्स के अंदर उस पर्टिकुलर चैनल पर आ जाएगी। तो किसी भी दिन आपकी क्लास मिस होती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, 100% रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। सो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको कोई इशू भी आता है तो हमारा ईमेल आईडी है support@akpsprofessional.com। इस पे आपको आपके डाउट्स के साथ में हेडिंग होना चाहिए डाउट। जैसे आप एक मेल ड्राफ्ट करेंगे, आपको ग्लैम का क्वेश्चन नंबर उसमें मेंशन करना होगा। ग्लैम के रिव्यू प्रोवाइडर से हम, तो ग्लैम का क्वेश्चन नंबर आपको मेंशन करना होगा कि सर ग्लैम के इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है। उसका स्क्रीनशॉट, अगर बहुत बड़ा सिमुलेशन है और सिमुलेशन का कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, आपको उसकी रिकॉर्डेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं खुद उसको रिकॉर्ड करता हूं और आपको भेज देता हूं। और रिकॉर्डिंग देख के भी समझ में नहीं आया तो आई विल टेक पर्सनली। तो पर्सनली ये मेंटोरशिप बैच है, तो इसमें आपको पूरा 100% सपोर्ट मिलेगा। मेरा 100 से भी ज्यादा मिलेगा, 200%, बिकॉज मुझे रिजल्ट चाहिए होता है। मेंटोरशिप बैच में मेरे बच्चे 95% बच्चे पास कर जाते हैं, अगर वो सीरियस हैं तो। सीरियस नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ईमेल आईडी आपको लिख के दिया गया है। दूसरी बात, तो आपको क्लास में सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आप चैट बॉक्स में बाकायदा अपने डाउट को रेज कर सकते हैं, लेकिन डाउट को मैं पॉज लेने के बाद रिजॉल्व करता हूं। जैसे अगर 15-16 लोग इस बैच में होंगे, वो सभी एक साथ डाउट लिखेंगे तो डिफिकल्ट होता है। तो क्लास में 1 घंटे की क्लास के बाद 10 मिनट डाउट्स के लिए भी स्पेसिफिक मैंने अलॉट कर रखे हैं। मीनवाइल जहां कहीं भी मुझे, मैं डाउट्स को देख लूंगा और फिर पॉज करके क्या है आपके डाउट्स को लूंगा। उसका रीजन, ये जो वीडियोस हैं ये रिकॉर्डेड भी जाते हैं और अभी कोर्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, इसलिए नए रिकॉर्डेड हो रहे हैं। सो आपके डाउट्स प्रॉपर होंगे। चैट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, आपको चैटिंग करके उसमें अपने डाउट्स को लिखना है या साथ में आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर डाउट लाइव क्लास में छोटा है तो समझा दिया जाएगा, या अलग से टाइम लेकर आपको बिल्कुल डाउट समझाए जाएंगे। तो डाउट्स आपके 100% रिजॉल्व होंगे डे 1 से, ये मेरा लाइव कमिटमेंट है आपको। तो आपको सिमुलेशंस को पास करना, सिमुलेशन अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तभी आप पास होंगे, अदरवाइज आप पास नहीं होंगे। और सिमुलेशन आप तभी पास कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। तीसरी की। चौथा, आपको मैंने समरी नोट्स ऑलरेडी ग्लैम के कोर कॉन्सेप्ट आपको ग्रुप में डाल दिए, तो वो सेल्फ मेड नोट्स को देखते हुए, मेरी लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस को देखते हुए आप सेल्फ मेड नोट्स बनाइए। आपको लिटरली लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिव्यू प्रोवाइडर्स हैं इनकी लैंग्वेज है अमेरिकन इंग्लिश और हम पढ़ते आ रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश, तो थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको इश्यू आ सकते हैं। तो आपको अपनी ओन लैंग्वेज में नोट्स बनाना काफी हेल्पफुल होगा, डेफिनेटली आपको पास करने में हेल्प होगी। और दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल, मार्क दिस वर्ड, भले ही आप एक सीए हैं जो रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं या लाइव में भी बैठे हैं कभी, तो एक बात ध्यान रखिए, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, 1 महीने की छुट्टी लिए बिना आप फार सब्जेक्ट को पास नहीं कर पाएंगे। ये भी मैं आपको लिख के दे रहा हूं। तो आइडल टाइम फॉर दिस बैच, इस बैच के स्टूडेंट को पास करने का जो आइडल टाइम होगा जुलाई 3, अक्टूबर तक हम फिनिश करेंगे और हायर साइड 10 नवंबर तक। अगर क्लास की अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी क्लास होती है। आइडल टाइम वुड बी फरवरी मंथ, जनवरी मंथ भी दे सकते हैं, दिसंबर भी दे सकते हैं, 1-1.5 महीने की प्रिपरेशन। तो दिसंबर से लेके फरवरी तक के स्लॉट में चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, मेरा मानना है दिसंबर में दे सकते हैं।
बिकॉज आई एम वेरी मच श्योर दैट कि उनकी स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मुझे पता है। तो जो नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, कोर्स पढ़ने के बाद एटलीस्ट 2 महीने का रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए जनवरी और फरवरी टाइम बहुत बेस्ट होगा ये एग्जाम को पास करने में। तो ये 5 चीजें आपको डे 1 से ध्यान रखना है। अब मैं आपके सामने ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर का स्टडी मटेरियल ओपन कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि 20 यूनिट हैं। देखिए 20 यूनिट्स, ये सामने आपके स्टडी मटेरियल है, कितना बड़ा है। ये 20 नहीं है, ये 100 है, पता है। एक चैप्टर के अंदर और ग्लैम से ज्यादा डेप्थ कोई सा स्टडी मटेरियल नहीं है। मैंने सारे मटेरियल को रिव्यू कर चुका हूं बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में रिव्यू करा हुआ है। वाइली हो, बैकर हो, मुझे सबसे ज्यादा डेप्थ में यही लगा है। दैट्स व्हाई वी हैव चूजन द ग्लैम। तो हर यूनिट के अंदर 2-2, 3-3 यूनिट्स भी हैं। सो मैंने आपको सेकंड पॉइंट्स के ऊपर बताना है कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ये बात हमने बताई ना कि आफ्टर फिनिशिंग ऑफ ईच सेशन स्टडी सेशन इज मस्ट क्या है, वो हम समझाने जा रहे हैं आपको। कि जैसे मान के चलिए आज हम सेकंड यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर सबसे लास्ट में कवर करते हैं क्योंकि वो केवल एक थ्योरी है जिसका कि बहुत कम रिलेवेंस है। तो जैसे मान के चलिए आज मैं आपको स्टडी यूनिट 2 पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको जाना होगा। उसमें 2 चीजें होंगी, क्वेश्चन बैंक होगा प्लस टेस्ट बैंक होगा। आपका टेस्ट बैंक होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप ओपन करेंगे, आपको ऐसे 3 सेशन दिखेंगे वहां पे, ऐसी 3 चीजें दिखेंगी। पहली यूनिट होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्रिएट स्टडी सेशन करना है। जैसे आज हम बैलेंस शीट वाला टॉपिक फिनिश कर लेंगे। अब ये स्टडी यूनिट 2 में 102 क्वेश्चन है। आज आपको बैलेंस शीट के 32 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना चाहिए मेरा लेक्चर पढ़ाने के बाद। जैसे ही आप गए, आप यहां पर नेक्स्ट कीजिए। ग्लैम ऑर्डर को ही सिलेक्ट करना है, रैंडम ऑर्डर को सिलेक्ट नहीं करना है। ऐसे इसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कीजिए। मैक्सिमम 20 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो और एटलीस्ट एक सिटिंग में आपको 20 क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही चाहिए, 1 सिटिंग। आप इसको ओपन करेंगे, 20 क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे ऐसे। और आपको इस 20 क्वेश्चन के बेसिस पे, जैसे मान के चलिए आपने कोई क्वेश्चन किया, अब वो क्वेश्चन आपका गैस वर्क में जैसे सही हो गया, देखो मेरा गैस वर्क में ही सही हो गया, तो आपको उसका रीजन भी देखना है। देखो रीजन लिखा है, बहुत अच्छे से रीजन लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको रीजन देखने के बाद भी, पूरा माथा फोड़ी करने के बाद भी समझ में नहीं आया, तो आपके पास एक प्रिंट स्क्रीन ऑप्शन होता है हर लैपटॉप में, उसको प्रिंट स्क्रीन लेना है, उसको अपने मेल में अटैच करना है, आप मुझे मेल कर देंगे। 20 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि आपसे ना बने आफ्टर सीइंग सोल्यूशन। लेकिन अगर आप सोचेंगे हम तो सर से पूछ लेंगे, तो आप खुद डेवलप कभी नहीं हो पाएंगे। मैं आपको अपनी इंटेलिजेंसी लेवल से समझा दूंगा, लेकिन आपकी इंटेलिजेंसी लेवल से थोड़ी समझा पाऊंगा कि आप क्या सोच रहे हैं। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये सॉल्यूशन नीचे लिखे होते हैं, उसके बावजूद भी आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मैं हूं ना, मैं आपको समझाऊंगा। वैसे 90% केस में जब हम सिलेबस पढ़ेंगे ना, 90% क्वेश्चन, मेरा एक्सपीरियंस है हर बैच के साथ में, जो मैं पढ़ाता हूं उससे 90% क्वेश्चन बच्चों से पहले ही हो जाते हैं। इतना स्लो चलते हैं हम कि 90% क्वेश्चन आप पहले ही सही कर लेंगे। बट स्टिल अगर आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आप मुझसे डाउट्स पूछिए, डेफिनेटली आपके डाउट्स में रिजॉल्व करूंगा। अब जब ये 20 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आपकी परफॉर्मेंस आपको दिखेगी। आप क्या कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं, ग्रेड एनालिसिस की आपका ग्रेडिंग कितनी आ रही है, उसके थ्रू ही आप एनालिसिस कर पाएंगे। जैसे हिस्ट्री कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास हमेशा के लिए रहेगा। और आपकी परफॉर्मेंस में आपको पता चलेगा कि जैसे 65% अगर आ रहा है, ये एक क्वेश्चन में आपने 2.43 मिनट्स का टाइम लिया है, 100 क्वेश्चंस थे, 96 क्वेश्चन सही किए, उसमें से 65 क्वेश्चन अगर करेक्ट किए हैं,
तो जो गलत किए हैं उसको आप वापस से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि यार ये गलत मैंने किए, मुझे इनमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे देखिए ये क्रॉस है, तो ऐसे अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो ही आप पास हो पाएंगे, चाहे फार सब्जेक्ट हो, चाहे रेगुलेशन हो, चाहे ऑडिट हो। ये एग्जाम इंटरनेशनल एग्जाम है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंटरनेशनल बनने वाले, ये बीकॉम, एमकॉम, एमबीए इंडिया की नहीं है। ये आपको पहले दिन से ही पता होना चाहिए कि हम वन नाइट स्टडी करके इस एग्जाम को डेफिनेटली पास नहीं करने वाले, ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूं। और ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट भी फेल हो जाएंगे इसमें। जनरली मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे कहने जा रहा हूं कि अगर आपने इसको बिल्कुल लाइटली ले लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपको बाद में रियलाइज हो जाएगा और फिर आपका मन भी टूट जाएगा और सीए आदमी दोबारा पढ़ना नहीं चाहेगा, सब वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप सीए स्टूडेंट्स को बिल्कुल लाइव कह रहा हूं, डोंट टेक इट लाइटली। आपने इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वर्ल्ड का चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स निकाला है, सबसे टफेस्ट, तो आपके अंदर पोटेंशियल जरूर है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस तो सचिन तेंदुलकर भी किसी दिन जीरो पे आउट हो जाता है और बिग मैच में भी हो जाता है, वर्ल्ड कप फाइनल 2003, तो वो आपके साथ ना हो, इसलिए डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ये मैं आपको कह रहा हूं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला, किसी के मन में कुछ क्वेश्चन 2-3 मिनट के लिए हो तो मैं रिजॉल्व कर सकता हूं, फिर मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। कोई कुछ कहना चाहता हो? चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 1 से, जो हमारा है डे 1 ऑफ द यूएससीपीए फार। तो सेकेंड यूनिट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिक फंडामेंटल जब आपको पढ़ाया गया था, सो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया था कि व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं। सो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 5 आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए हैं। बैलेंस शीट, जिसका दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ इनकम। यहां पर आप एक टर्मिनोलॉजी कभी भी यूज मत करना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नेट प्रॉफिट वर्ड यहां यूज नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ इनकम से एक ही चीज निकलेगी, जिसका नाम होगा नेट इनकम। यहां से क्या निकलेगा? नेट इनकम। तो हम नेट प्रॉफिट की जगह उसको क्या बोलेंगे? नेट इनकम के नाम से जानेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम, जिसको कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जानते थे। तीसरा एक स्टेटमेंट बनेगा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हमने बेसिक फंडामेंटल लेक्चर में पढ़ा था कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 2 चीजें शामिल होती हैं, एक आपकी नेट इनकम प्लस ओसीआई। ओसीआई का मतलब होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये सर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड्स 2 थिंग्स, नेट इनकम एज वेल एज आपकी ओसीआई। उसके बाद हम एक स्टेटमेंट सीखेंगे 4th यूनिट में जाके, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और अदर फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन, नोट्स टू द अकाउंट्स। ये 5 चीजें मिलाकर क्या कहलाती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर यूएस गैप। और एक अच्छी बात आप लोगों के लिए यह है कि अब आईएफआरएस यूएससीपी के सिलेबस से क्या है, हटा दिए गए। पहले आपको आईएफआरएस और यूएस गैप दोनों पढ़ाए जाते थे, बट नाउ अब आपको क्या है, केवल यूएस गैप के बारे में नॉलेज दिया जाएगा। तो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी क्या माना गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ही है। लेकिन अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैश फ्लो को अदर देन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्यों कंसीडर, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अदर देन कैश फ्लो क्यों लिखा, आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा ये। उसके बाद आपको नोट्स टू द अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। एक बात ध्यान रखिए, जिन चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। नोट्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो नोट्स टू अकाउंट्स आएंगे उसमें सारे डिस्क्लोजर आते हैं। जो भी कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है ना, अकाउंटिंग पॉलिसीज जैसे सर हम
लीज की रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम सीखेंगे कि ये ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंशियल लीज है, कैपिटल लीज, तो उसके डिस्क्लोजर आपको क्या करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देने पड़ते हैं। तो नोट्स टू द अकाउंट्स भी क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये वर्ड आप देखिए, इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको क्या माना गया है सर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना गया। उसके बाद सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट, जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको आने वाले समय में कई बार स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोला जाएगा। तो पहला चैप्टर बहुत सरल है, लेकिन ये आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स आपको आने वाले चैप्टर्स पे पढ़ने वाली है। सो बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें कि एसेट्स आ जाती हैं सर, लायबिलिटीज आ जाती हैं। अब देखिए यहां पे एक वर्ड लिखा इक्विटी। ये इक्विटी का मतलब वो हमारा इक्विटी शेयर नहीं है जो हम इंडिया वाले जानते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है ये इक्विटी का मतलब ही कुछ और है। ये इक्विटी अभी हम सीखेंगे कि सर इक्विटी क्या है, अभी थोड़ी देर बाद आपको मैं बताऊंगा। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी इक्विटी, इसका एक इक्वेशन आपको बना के दिया गया है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। अब इन इक्विटी में क्या क्या चीजें आती हैं उनको हम अभी समझने वाले हैं। तो आपको नीचे एक बैलेंस शीट दी गई है जो कि यूएस गैप के अकॉर्डिंग बनी हुई है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एसेट्स आर जनरली रिपोर्टेड इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। देखिए सबसे मोस्ट लिक्विड आपकी सबसे टॉप पे है कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है सबसे टॉप पे आएगी। उसके बाद लिक्विडिटी के उसमें सीक्वेंस में इसको आप क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो आपके सामने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको दिया गया है और इस बैलेंस शीट में ना आपको 2 साल के बैलेंस शीट दी हुई है। जब कभी भी 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने होंगे तो उसको हमेशा क्या बोला जाएगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। और ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब आप केवल ये मत समझिए कि 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सम टाइम कंपैरेटिव मोर देन 2 ईयर भी हो सकता है, 3 ईयर भी हो सकता है, 5 ईयर भी हो सकता है। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल ईयर मतलब करंट ईयर, प्रायर ईयर और भी पीछे के सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट एज पर यूएस गैप। ये यूएस गैप के अकॉर्डिंग है। तो सर इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी करंट एसेट्स आ रही है और राइट हैंड साइड पे क्या आ रही है, करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले आप देखिए लायबिलिटीज को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एक करंट लायबिलिटी और एक नॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट विद इन 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन विच एवर इज मोर, विच एवर इज लॉन्गर। मैंने क्या वर्ड यूज किया, करंट लायबिलिटी मतलब जिसका की पेमेंट आप कैश में विद इन 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इनपुट को बेचकर आउटपुट में बदल लेती है, मतलब कैश में क्या करती है, कन्वर्ट कर लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है सर। तो 1 साल के अंदर जिसका पेमेंट करना होता है या ऑपरेटिंग साइकिल, दोनों में से जो ज्यादा है उसको हम क्या करते हैं, करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई करते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि इनकम टैक्स में बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इनकम टैक्स को तो करंट लायबिलिटी माना गया, लेकिन आप नीचे ध्यान दीजिए, नीचे एक इनकम टैक्स और लिखा है, ये डेफर्ड इनकम टैक्स को लॉन्ग टर्म माना गया। तो जब कभी भी आप सिमुलेशंस करेंगे ना तो आपको इस बात के ऊपर ज्यादा फोकस करना है कि कई बार तो जो बॉन्ड पेबल नीचे लिखा है ना, वो भले आपको नॉन करंट लायबिलिटी में दिख रहा है लेकिन वो करंट लायबिलिटी में भी क्लासिफाई हो सकता है अगर उसका पेमेंट कंपनी बैलेंस शीट डेट से 1 साल के अंदर क्या है, करने वाली। अगर विद इन 1 ईयर उसका पेमेंट होने वाला है तो आप उसको क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई करेंगे, भले ही वो नॉन करंट। तो हर लायबिलिटी को आपको करंट वर्सेस नॉन करंट के अंदर क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो करंट के क्लासिफिकेशन के लिए अगर इसका पेमेंट आप 1 साल के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर में करने वाले हैं तो आप उसको करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई करेंगे।
इसी तरीके से आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखिए इक्विटी समझाया गया है कि सर इक्विटी का मतलब क्या होता है। तो देखिए इक्विटी में सबसे पहले कॉमन शेयर लिखें, कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक का मतलब ही इक्विटी शेयर कैपिटल। जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो इसको इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से जानते थे, लेकिन यूएस गैप में इसको क्या बोला जाएगा, कॉमन स्टॉक। और देखिए कॉमन स्टॉक के जस्ट नीचे एक वर्ड है एडिशनल पेड इन कैपिटल। ये बहुत सारे स्टूडेंट के लिए नया वर्ड हो सकता है। एडिशनल पेड इन कैपिटल का मतलब है सिक्योरिटी प्रीमियम। जब एक कंपनी 8 पार वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर अपने शेयर को इशू कर देगी ना, अगर आपने मोर देन फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू किया तो जो एडिशनल अमाउंट लिया है उसको आप हमेशा किस में डालेंगे, एडिशनल पेड इन कैपिटल, जिसको आने वाले समय में मैं किस नाम से जानूंगा, APIC, एडिशनल पेड इन कैपिटल के नाम से हम उसको जानेंगे, है ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एडिशनल पेड इन कैपिटल जब पार वैल्यू से, तो इसका मतलब सर ये इक्विटी का पार्ट होता है। दूसरी बात, आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा एक्यूमुलेटेड OCI। OCI का मतलब होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये पूरा चैप्टर है कि सर कौन कौन सी इनकम OCI में क्लासिफाई होती, पर केवल टाइम बिंग के लिए समझा रहा हूं। जितने भी अनरियलाइज गेन होते हैं ना, अनरियलाइज गेन जो एक्चुअल में आपको रियलाइज नहीं हुए, वही कहां पे क्लासिफाई किए जाते हैं, OCI में। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर अनरियलाइज गेन, कुछ स्पेसिफिक अनरियलाइज गेन को ही OCI में क्लासिफाई किया गया। लेकिन अभी मैं आपको यह बात नहीं बताने वाला कि सर कौन कौन से, क्योंकि वो चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि आपको बैलेंस शीट को समझना है तो आपको यह पता होना चाहिए। और एक्यूमुलेटेड वर्ड है, मतलब करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों के OCI को जोड़कर हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड OCI करेंगे। और एक रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग का भी मतलब होगा करंट ईयर प्रॉफिट प्लस OCI। और ये जो दोनों है ना, इन दोनों का टोटल OCI और रिटेन अर्निंग का टोटल ही क्या कहलाता है, ध्यान रखिए। OCI प्लस रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इस वर्ड को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको इतनी सी बात के ऊपर भी देखने को मिलेंगे। और रिटेन्ड अर्निंग का मतलब हो गया करंट प्रॉफिट प्लस प्रीवियस प्रॉफिट। ये दोनों मिला के क्या बनता है, तो अगर कंपनी के पास पीछे का प्रॉफिट नहीं है, पिछले सालों का प्रॉफिट नहीं है, तो करंट प्रॉफिट ही रिटेन अर्निंग है एक तरीके से। तो रिटेन अर्निंग और का मतलब करंट प्रॉफिट प्लस प्रीवियस प्रॉफिट। तो OCI प्लस रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस वर्ड से। OCI, O का फुल फॉर्म है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। अगर क्वेश्चन आपसे, आपको बड़े माइन्यूटली देखना पड़ेगा कि वो आपसे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूछ रहा है या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूछ रहा है। पता चले वो आपसे अदर पूछ रहा है और आप कॉम्प्रिहेंसिव में नेट इनकम को भी जोड़ के लिख रहे हो, तो ध्यान रखिए OCI एक अलग इनकम है और नेट इनकम एक अलग है। दोनों के अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जिसको आप अभी समझेंगे ओवर द पीरियड। तो एक बात ध्यान रखना, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड्स नेट इनकम प्लस OCI। और मैंने यहां पे लिखा है सर OCI प्लस रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग मतलब करंट ईयर प्रॉफिट प्लस प्रीवियस प्रॉफिट। और OCI में क्या आता है, नॉन कैश प्रॉफिट्स आपके कंसीडर किए जाते हैं। और इन सब का जो टोटल है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी। इन सभी के टोटल को हम क्या बोलेंगे, इक्विटी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, आप आने वाले समय में एक वर्ड पढ़ेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्या पढ़ेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चैप्टर मुझसे पढ़ेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन, आने वाले 14 या 15 नंबर की यूनिट है। तो वहां पर एक वर्ड आएगा NCI, जो अभी आपको बता रहा हूं। NCI का मतलब होता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। क्या होता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। मतलब अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर होल्ड कर रही है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के क्या कर रही है, शेयर
ओसीआई और एक्यूमुलेटेड ओसीआई मींस, हाँ आपने बिल्कुल कवलप्रीत ठीक क्वेश्चन पूछा है। ओसीआई और एओसीआई का मतलब, एओसीआई का मतलब है एक्यूमुलेटेड, मतलब उसमें पिछले साल का भी है और करंट ईयर का भी है, तो वो एक्यूमुलेटेड हो गया। और सर पिछले साल का कुछ नहीं है, तो जो करंट ओसीआई है वही आपकी क्या हो गई, एओसी। तो एओसीआई और ओसीआई इज द सेम थिंग। सो मैंने आपको बोला कि सर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब यह होता है कि जब एक पेरेंट कंपनी होती है ना, पेरेंट कंपनी अगर किसी कंपनी के लेस देन 100% शेयर होल्ड करती है, मतलब सोचिए पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी के 75% शेयर होल्ड कर रखे, तो 25% शेयर किसी और के पास होंगे जिसको कि हम क्या बोले, माइनॉरिटी। लेकिन यहां पर हम उसको क्या बोलेंगे, एनसीआई, क्योंकि कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, पेरेंट कंपनी कंट्रोल कर रही है। तो पेरेंट कंपनी जब उसको कंट्रोल कर रही है तो 75% पोर्शन पेरेंट के पास है, तो 25% पोर्शन किसके पास है, एनसीआई। तो एक बात पॉइंट टू बी रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब कभी भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाएगी ना, तो इक्विटी के सेक्शन के अंदर आपको एनसीआई को भी दिखाना पड़ेगा। ये बात आप याद रख लीजिए, ये गोल्डन वर्ड बोल दिया, मैं गोल्डन कर देता हूं इसको। ये कब बनाएंगे हम, इक्विटी सेक्शन के अंदर। जैसे देखिए आपको यहां पर बैलेंस शीट दिख रही है, लेकिन यहां पर कहीं भी एनसीआई नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं है, ये स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है। कंसोलिडेट का मतलब होता है पेरेंट कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी के दोनों के रिजल्ट को प्रोड्यूस करके बनाया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब हम दोनों कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लब करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो इक्विटी सेक्शन के अंदर, इक्विटी हेडिंग के अंदर आप एक वर्ड और डालेंगे जिसका नाम होगा एनसीआई। लेकिन सर ये बात मैं आपको यहां इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहां दिख जाए और ये बात आप पढ़ेंगे 14 नंबर में। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि एनसीआई तभी आता है जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अगर आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कभी भी एनसीआई नहीं आएगा। दूसरी बात, इक्विटी सेक्शन में से हम एक और वर्ड को माइनस कर देंगे, ट्रेजरी स्टॉक। ट्रेजरी स्टॉक का मतलब होता है जब कंपनी अपने शेयर को क्या कर ले, रीपरचेस कर ले, जिसको इंडियन स्टूडेंट बाय बैक के नाम से जानते हैं। तो ये सेगमेंट बड़ा डिफिकल्ट होता है, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में स्ट्रगल करते हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन है। इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे वीडियोस देखते हैं ना, तो उनके लिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि ट्रेजरी स्टॉक का मतलब है बायबैक, तो बायबैक का बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस। और सर इसका मतलब अगर ये डेबिट बैलेंस है तो ये हम इक्विटी के बैलेंस से क्या करने वाले, लेस करने वाले। तो जहां कहीं भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ट्रेजरी स्टॉक दिख जाए और वो पूछें कि ट्रेजरी स्टॉक, मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था टेस्ट में कि ट्रेजरी स्टॉक, तो ट्रेजरी स्टॉक इक्विटी बैलेंस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। क्योंकि सर इक्विटी बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके काम आना चाहिए कि अगर इक्विटी के सारे बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं इक्विटी के, तो जो ट्रेजरी स्टॉक है वो हमने बायबैक किया है, तो इससे हमारी इक्विटी कम होगी। और एक और गोल्डन वर्ड बोल रहा हूं मैं, ये गोल्डन वर्ड अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं क्योंकि आप ओवर द पीरियड सीखेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ट्रेजरी स्टॉक जो है, ट्रेजरी स्टॉक कभी भी आउटस्टैंडिंग शेयर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग शेयर में कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसको आउटस्टैंडिंग नहीं माना जाता, नॉट टू बी कंसीडर, क्योंकि ये हमने खुद ने क्या कर लिए, बाय बैक कर लिए। अब आपका क्वेश्चन, क्वेरी हो सकती है कि सर बायबैक क्यों करते हैं, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। बायबैक कंपनी सिर्फ इसलिए कर लेती कि कोई दूसरा उसकी कंपनी, अब सोचो कोरोना वायरस आ गया, चाइनीज कंपनी इंडियन कंपनीज के शेयर खरीदे जा रही है और वो कंपनी की ओनरशिप होल्ड कर सकती है, तो कंपनी क्या करती है, अपने ही शेयर खुद खरीद लेती है। तो जब आप अपने ही शेयर को रीपरचेस कर लें तो उसको यहां पे क्या बोला गया, ट्रेजरी स्टॉक। तो ट्रेजरी स्टॉक का बैलेंस डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस नहीं है। तो यहां पर भले नहीं लिखा है, लेकिन अगर होगा तो इक्विटी सेगमेंट में से हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये आपका पूरा लायबिलिटी सेक्शन पूरा हमने समझ लिया सर।
ये पूरी लायबिलिटी सेगमेंट को आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं आपके डाउट अभी हैंड टू हैंड रिजॉल्व करा दूंगा, एक बार देख लो। लेकिन डाउट को तभी पूछना जब आपको जेन्युइनली हो, बिकॉज टाइम आप लोगों का है। सिर्फ देख लीजिए, 30 सेकंड का मौका दिया है। अब सर हम एसेट साइड आते हैं, तो आपको एसेट्स में भी दो क्लासिफिकेशन है सर, कैश। अब देखो कुछ जगह क्लासिफिकेशन है अवेलेबल फॉर सेल डेट सिक्योरिटी। सर अवेलेबल फॉर सेल डेट सिक्योरिटी, अच्छा अंकुर कब कहना है कि सर ओसीआई, देखो बेटा ओसीआई एक अलग चैप्टर है। ओसीआई का मतलब है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ऐसी इनकम जो कि रियलाइज नहीं हुई। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझा लेते हैं। आपने पूछा है तो मैं अभी बता देता हूं। अब सोचो आपने फॉरेन करेंसी में डील किया, हाँ आपने एंट्री पूछी। अब देखो जब अभी हम ट्रेजरी स्टॉक पढ़ नहीं रहे, तो अब मैं आपको यहां पे ट्रेजरी स्टॉक की जनरल एंट्री बताने लगूंगा, तो हम ट्रेजरी स्टॉक में फिर क्या पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने सिर्फ आपको अभी क्या बताया। आप सोचो कॉमन सी बात है, ट्रेजरी स्टॉक की एंट्री क्या होनी चाहिए। आपने कोई चीज खरीदी है तो अकाउंट डेबिट टू कैश, यही एंट्री होनी चाहिए। आपने खरीदा, लेकिन अब अगर मैं सिर्फ यहां बोल के रुक जाऊं तो यह अधूरी बात है, क्योंकि ट्रेजरी स्टॉक कई बार आप मार्केट प्राइस से ज्यादा पे खरीदेंगे, तो फिर उस सेगमेंट को हम वहां पे सीखेंगे। इसीलिए कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अभी नहीं दे पाऊंगा। अब कल को कोई मुझे स्टूडेंट पूछ ले सर ये डेफर टैक्स की जनरल एंट्री क्या होगी, तो फिर वो डेफर टैक्स वाले एरिया में पढ़ेंगे। सबके ऊपर चैप्टर है। अब जैसे कि स्टूडेंट ने पूछ लिया सर ओसीआई की जनरल एंट्री क्या होगी, तो ओसीआई वाला चैप्टर आएगा। लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ रहे हैं कि उसमें ओसीआई है। लेकिन फिर भी आपकी क्वेरी है, डेफिनेटली आई विल एंटरटेन। चलिए हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन जब मुझे लगेगा कि वाकई इस चैप्टर से रिलेवेंट है तब। क्योंकि अभी अगर सबके आंसर देने लगेंगे तो बेटा हम है ना लीक से थोड़ा सा हट जाएंगे, क्योंकि अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे हैं। आई विल डेफिनेटली एंटरटेन ऑल योर डाउट्स एंड के 10 मिनट्स में। अभी आप अपने डाउट्स है ना सभी लोग एक कागज पे लिखते जाओ, मैं डेफिनेटली आपको मौका दूंगा। तो अब आपको यहां पर अवेलेबल फॉर सेल डेट सिक्योरिटी, अब देखो यहां पर मैं आपको अभी ये नहीं बता सकता कि डेट के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, अवेलेबल फॉर सेल, हेल्ड टू मैच्योरिटी, ट्रेडिंग सिक्योरिटी, क्योंकि ये सेगमेंट हम जब इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग पढ़ेंगे तब सीखेंगे। अब अकाउंट रिसीवेबल में भी 2 चीजें आती हैं सर, अकाउंट रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल में क्या डिफरेंस, आप ये पूछ सकते हैं। फिर अगला तो बेटा फिर वो अकाउंट रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल में सीखेंगे। इन्वेंटरी में कौन कौन सी इन्वेंटरी आती है, सबके चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर केवल आपको बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती है उसके बारे में बता रहा है। तो आपको अभी से पेशेंस के साथ में ये समझना है कि हम बैलेंस शीट को समझ रहे हैं। सर बैलेंस शीट में क्या आती है, अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था ओसीआई, तो ओसीआई का एग्जांपल दे देते हैं सिर्फ समझने के लिए। लेकिन ये एक एग्जांपल इनफ नहीं होगा, लेकिन फिर भी दे रहा हूं क्योंकि ओसीआई में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे मान के चलो आपने फॉरेन करेंसी में सेल की, आप यूएस बेस्ड कंपनी है, यूएस कंपनी है, मान के चलिए आपने गुड सेल किया, तो आपने जनरल एंट्री क्या पास करी, आपने ना यूएस कंपनी थी, आपने ऑस्ट्रेलिया में गुड सेल किया ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, और आपने जो इनवॉइसिंग की थी ना वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में की थी। तो आपने जनरल एंट्री क्या पास कर दी होगी सेल करते समय, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट। आपने सपोज दैट $1000 का गुड सेल किया था, 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, और एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर बराबर मैं मान के चलता हूं कि 0.5 यूएसडी, मैंने सिर्फ माना है अभी, मतलब मेरे अकाउंट रिसीवेबल मेरी बुक्स में कितने रिकॉर्ड किए मैंने 0.5 है ना, एक यूएस डॉलर में 2 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ जाते हैं। एक आपने क्या किया $1000 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करके 500 का एंट्री कर ली, 2 सेल्स, ये एंट्री कर लिया आपने। अभी आपने ये एंट्री करी है लेट से जनवरी में,
जनवरी पे छोड़िए, नवंबर में की, आपने नवंबर में की है। अब 31 दिसंबर जब आपकी बैलेंस शीट बनेगी ना, तो उस दिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर के रेट में चेंज आ गया। अभी 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया था, उस दिन 0.5 यूएसडी आते थे ट्रांजैक्शन डेट पर, लेकिन जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू, मान के चलिए रेट हो गया चेंज, वो 0.45 हो गया। मतलब अब आपकी जो सेल थी वो पहले आपने क्या किया, 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इंटू 0.5 से रिकॉर्ड करके 500 को रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जिस दिन बैलेंस शीट डेट पर आया उस दिन रेट कितनी हो गई, 0.5 हो गई। तो ये आपको क्या हो गया, एक प्रकार का लॉस हो गया ना। आज 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पहले 0.5 यूएसडी आते थे, अब 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 0.45 यूएसडी आ रहे हैं। तो सर 0.05 इंटू 1000, तो ये जो नुकसान हुआ है ये कोई रियलाइज्ड थोड़ी है अभी, ये तो अनरियलाइज्ड है। तो इस अनरियलाइज्ड गेन को हम कहां डालेंगे, ओसीआई में। लेकिन अभी ये पूरी बात नहीं समझा सकते, क्योंकि ये चैप्टर आप पढ़ेंगे कहां पर पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ेंगे। तो जो चीज हमें फॉरेन एक्सचेंज में पढ़नी है, तो हम उसको क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज में डालेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन अगर यहां इसको अभी डिस्कस करने लगे तो फिर हम बैलेंस शीट से हटके किसी दूसरे चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए चीजें रिलेवेंट टाइम पे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं था कहां पर, बैलेंस शीट में हम थे। तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का क्लासिफिकेशन आपको दिया है, तो आपको करंट और नॉन करंट में क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो यहां पर आपको एक और वर्ड देखने को मिल रहा होगा, ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा, इक्विटी मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब इत्तेफाक से इक्विटी मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए भी चैप्टर नंबर 6 दिया हुआ है कि इक्विटी मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो अभी आपको समझना है कि इन्वेस्टमेंट है केवल, और इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करने की कुछ मेथड्स होती है, जिसमें एक इक्विटी मेथड होगी और एक फेयर वैल्यू मेथड। जब हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का क्या दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन गिवन है। तो हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का क्या समझ लिया, क्लासिफिकेशन समझ लिया। आगे हम बढ़ते हैं। अब करंट एसेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल और 1 ईयर, दोनों में से जो लॉन्गर है उसको, अगर मान के चलिए कोई एसेट जो आपकी कैश में रियलाइज हो जाती है ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल और 1 ईयर, विच एवर इज लॉन्गर, तभी आप उसको क्या करेंगे, करंट एसेट्स में क्लासिफाई करेंगे। तो करंट एसेट्स की जो डेफिनेशन है, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल और 1 ईयर, विच एवर इज लॉन्गर, वर्ड याद रखना। मतलब इंडियन स्टूडेंट जो हैं कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में, कि उनको ऐसा लगता है कि करंट एसेट्स तो वही होगी जो 1 साल के अंदर रियलाइज हुई। नहीं बेटा, अगर कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 14 मंथ का है, तो वो एसेट्स जो 14 महीने के अंदर कैश में रियलाइज हो सके, उसको हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स की डेफिनेशन में मानेंगे एज पर द यूएस गैप। ये यहां पर यूएस गैप और आईएफआरएस कई बार क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है सर कि क्वेश्चन में हमें डेट को बड़े माइन्यूटली देखना होगा कि कौन से ईयर के लिए किस डेट पर बात हो रही है। अगर क्वेश्चन हमें 14 मंथ ऐसा कुछ कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो येलो कलर का जो मैंने वर्ड को हाईलाइट किया है, आप इस बात को ध्यान रखना, विच एवर इज लॉन्गर। आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि सर इनको हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स में क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। जैसे कैश, कुछ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर सेल, हेल्ड टू मैच्योरिटी, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, करंट एसेट्स के एग्जाम्पल है। रिसीवेबल, इन्वेंटोरीज, प्रीपेड, सर्टेन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, इन सभी को हम क्या मानते हैं, करंट एसेट्स मानते हैं। इसी तरीके से सर नॉन करंट एसेट्स क्या होगी, जो कि सर करंट एसेट नहीं है, उसको हम क्या मानेंगे, नॉन करंट एसेट्स मानेंगे। अब यहां पर कई बार आपको कुछ कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएंगे कि सर करंट और नॉन करंट में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने क्या बात करी, सर ऐसी एसेट जो कि विद इन 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल, विच एवर इज लॉन्गर।
तो यहां पर आपको लिखा हुआ है द फॉलोइंग एसेट्स आर टिपिकली इंक्लूड। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज, अगर आपने इक्विटी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे, तो वो नॉन करंट एसेट्स। अब यहां पे दो वर्ड है, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। कंट्रोल का मतलब होता है कि जब आपकी होल्डिंग 50% से ज्यादा हो, 50% से ज्यादा आप होल्ड करेंगे ना, तो आप उसको क्या मानेंगे, कंट्रोल। लेकिन सर अगर 20 से 50 है, 20 से 50, तो उसको क्या मानेंगे, इन्फ्लुएंस मानेंगे। 20 to 50 के बीच में क्या माना जाता है उसको, इन्फ्लुएंस। मतलब आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और सर जो लेस देन 20 है, ना वो कंट्रोल है ना वो इन्फ्लुएंस, वो नॉर्मल सिक्योरिटीज। तो जनरली एक बात आप ध्यान रखिए, इक्विटी सिक्योरिटी में कभी भी इस प्रकार का क्लासिफिकेशन नहीं होगा, हेल्ड फॉर सेल या अवेलेबल फॉर सेल या मैच्योरिटी, क्योंकि इक्विटी सिक्योरिटी का कभी भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। अगर आप किसी कंपनी के कॉमन शेयर खरीदेंगे ना, उसका कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। कॉमन शेयर तो क्या पेमेंट कब वापस मिलता है आपको पता है? किसी को पता है कॉमन शेयर का पेमेंट कब वापस मिलता है? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? कॉमन शेयर को पैसा कब वापस मिलता है? मैं देखना चाहता हूं किसको यह बात पता है। हाँ, ऑन वाइंडिंग अप, जब कंपनी क्या हो जाती है, जब कंपनी का क्या हो जाता है, लिक्विडेशन हो जाता है, तो कॉमन शेयर का पेमेंट उसको कब वापस मिलेगा, केवल लिक्विडेशन पे। इसीलिए ध्यान रखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है ये केवल और केवल किस में होगा, डेट सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटीज के अलावा किसी में भी इसका क्लासिफिकेशन नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, अब देखिए यूएस गैप कुछ अलग बातें अलग करता है। फंड रिस्ट्रिक्टेड एज टू विड्रॉल और यूज अदर देन करंट ऑपरेशन। ये लाइन देखो, अगर मैं किसी लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूं, तो जब आप इस वीडियो को दोबारा देख रहे होंगे तो आपको इस अंडरलाइन को पर भी ध्यान देना है कि अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड फंड है, देखो यहां रुक गया हूं मैं आराम से, मेरा पैटर्न ओवर द पीरियड नोट कर लेंगे। जहां बहुत ज़्यादा टेक्निकल पार्ट आएगा ना, मैं बहुत आराम से, बिल्कुल बहुत काम कूल कंपोज होकर समझाता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि यहां बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो आप पैटर्न आने वाले समय में नोट कर लेना, अभी मैंने आपको बोल के बता दिया। वो क्या बोल रहे हैं सर, फंड रिस्ट्रिक्टेड एज टू विड्रॉल और यूज फॉर अदर देन करंट ऑपरेशन। मतलब सोचिए, आपने कोई फंड है, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, वो बेसिकली तो करंट एसेट है, लेकिन उसको विड्रॉल करके कहीं अलग रख दिया गया और उसका पर्पस अदर देन करंट ऑपरेशन है, तो वो किस में आ जाएगा, नॉन करंट में। उसको किस में क्लासिफाई कर देंगे? सर हमने क्या किया, कैश में से कुछ फंड उठा के एक सिंकिंग फंड बना दिया। किस फंड का यूटिलाइजेशन हम कब करेंगे, हम हमारी डेट के पेमेंट के लिए करेंगे। इन फ्यूचर जब डेट का जब पेमेंट करेंगे, तो इस पेमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई रिस्ट्रिक्टेड फंड है जिसका पर्पस अदर देन करंट ऑपरेशन है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि वो लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करंट एसेट्स में क्या किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा। जैसे यहां एग्जांपल दिया, रिटायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट के लिए रख दिया। सर पेंशन के पेमेंट के लिए, देखो ये ऐसे वर्ड आपको डालेंगे सिमुलेशन में, वो पूछेंगे कैश का बैलेंस कितना है, करंट एसेट्स का बैलेंस कितना है, नॉन करंट का। तो ध्यान रखना, सर ने हाईलाइट किया था 2000 सिमुलेशन मैंने खुद ने सॉल्व किए हैं, 2000 सिमुलेशंस। ग्रुप पे कम से कम 70-80 सिमुलेशन तो आपको मिल जाएंगे सोल्यूशन। इंटायर इंडिया में बोल रहा हूं, इंटायर वर्ल्ड में मेरे इंस्टीट्यूट के अलावा सिमुलेशन कोई कराता ही नहीं है। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट है ना मेरे इंस्टीट्यूट में, अदर इंस्टीट्यूट को छोड़ के आते हैं, वो सब पढ़ा देंगे, लेकिन आपको मेरे करीब करीब 100 से 150 सिमुलेशंस मिलेंगे सॉल्व। आप देख लेना, ओवर द पीरियड आते रहेंगे सिमुलेशन, दे दनादन सिमुलेशन। 4 तो सिमुलेशन मैंने आपको ऑडिट में करा दिए पहले दिन, कल परसों फिर कराऊंगा इन्वेस्टमेंट का। तो मैं इतने सिमुलेशन सॉल्व कर चुका हूं, और अलग अलग बुक्स के। तो आपको मैं वो टिपिकल पॉइंट्स यहां बता दूंगा कि देखो ये पॉइंट आपको सिमुलेशंस में देखने को मिलेगा कि अगर आपने कोई पेंशन ऑब्लिगेशन के लिए फंड को अलग से बचा के रखा है, तो उसको नॉन करंट एसेट्स, और अगर आपने कोई एसेट्स को परचेस करने के लिए फंड को रिक्लास अलग कर रखा है, उसको भी हम क्या करेंगे,
नॉन करंट एसेट्स में क्या करेंगे, क्लासिफाई करने वाले। हाँ, सिमुलेशन के वीडियो व्हाट्सएप पे नहीं देते सकते बेटा, व्हाट्सएप पे नहीं आएंगे, हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, आपको टेलीग्राम चैनल पे बाकायदा मिलेंगे। आपको सभी को टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। टाइमिंग, अगर कभी क्लास में कोई डिले होता है या किसी दिन क्लास किसी रीजन से नहीं हो पाती है, सारे के सारे मैसेज आपको टेलीग्राम चैनल पे आएंगे, किसी को पर्सनल मैसेज नहीं आएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अपने मोबाइल में टेलीग्राम को डाउनलोड करके रख लीजिए, और बहुत आसान सा ऐप है। दूसरी बात हमने यहां पे करी सर कि अगर फंड रिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल है तो उसको हम क्या करेंगे, नॉन करंट एसेट्स में क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद कैपिटल एसेट्स, देखिए नॉट यूज्ड इन द करंट ऑपरेशन सच एज आइडल फैसिलिटीज, लैंड हेल्ड फॉर फ्यूचर, ये सारी चीजें क्या है, आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स मानी जाती है, नॉन करंट। साथ में आपको कुछ पीपीई के बारे में दिया, पीपीई के लिए अलग से आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, जिसमें लैंड आ गया, नेचुरल रिसोर्सेज आ गए, सब्जेक्ट टू डिप्लेशन। अब ये वर्ड आपको डिप्लेशन में पढ़ाया जाएगा, माइंस वगैरह के ऊपर डिप्लेशन लगता है, जैसे ऑयल, गैस, बिल्डिंग इक्विपमेंट, ये सब क्या है, प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। फिर हो जाएगी इंटेंजिबल एसेट्स, फिर कुछ अदर नॉन करंट एसेट्स के बारे में बताया गया है आपको, जैसे डेफर्ड टैक्स एसेट्स एज ए लॉन्ग टर्म रिसीवेबल। ये डेफर्ड टैक्स एसेट्स को किसमें माना गया, ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो ये आपका एक पहला चैप्टर था जो कि फिनिश हो गया। करंट लायबिलिटीज में भी इसी तरीके से आपको क्लासिफिकेशन दिए गए हैं कि सर ट्रेड पेबल्स, अदर पेबल्स, ये अनअर्न्ड रेवेन्यू सभी समझते हैं, बेसिक लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया था। ये आपकी क्या मानी जाएगी, करंट लायबिलिटीज मानी जाएगी। और अदर करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म नोट्स गिवन ऑन अक्वायर्ड फॉर कैपिटल एसेट्स। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म नोट्स हैं, और देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला ना, पेमेंट ऑन द करंट पोर्शन ऑफ ए सीरियल बॉन्ड। तो अगर कोई करंट पोर्शन है जिसका पेमेंट आप विद इन 1 ईयर करने वाले, तो भले वो लॉन्ग टर्म था, लेकिन उसको हम किस में क्लासिफाई करेंगे, करंट उसमें क्लासिफाई करेंगे। अब कुछ चीजें जो कि करंट लायबिलिटीज में कंसीडर नहीं की जाएंगी, जिसका कि पेमेंट हम क्या करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म में यूज करने जा रहा हूं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, तो मैं इसको जरा, और बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, जब आप इसको सेल्फ पढ़ेंगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे, इतना टेक्निकल पॉइंट लिखा हुआ है। इसलिए यहां पे मैं देखो इसको, आपको सभी को मैंने वर्चुअल बुक्स भी भेज दी है, ऐसे आप डाउनलोड करके लिख लीजिए और ऐसे अपने नोट्स पे आप हाईलाइट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। आप लोगों को मैं 2 मिनट पढ़ने के लिए देता हूं, मैं 2 मिनट आ रहा हूं, आप इसको पढ़िए। सो देखिए, करंट लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड, ये लाइन को आप बिल्कुल या तो रट लीजिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि हर बहुत सारी बुक्स में इसके ऊपर सॉल्यूशन सिमुलेशन भी दिए हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करते जा रहा हूं ताकि आपको पता चलते जाए कि इतनी टेक्निकल है। करंट ऑब्लिगेशन इफ एंटिटी intended to refinance them on a non-current basis and demonstrate an ability to do। अब देखो कितनी टेक्निकल लैंग्वेज आ गई, मतलब बिल्कुल लेमन टर्म में मैं आपको समझाऊं। लेमन टर्म में वो आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर बैलेंस शीट डेट पर कोई लायबिलिटी करंट थी, जैसे मान के चलिए आपने एक लोन लिया, आपने 30 नवंबर को एक लोन ले लिया, 30 नवंबर 2020 को आपने लोन लिया, तो जब आप
आपने लोन लिया था ना, तो आपने बैंक से बोला था कि इसका पेमेंट हम 4 मंथ में कर देंगे। तो मुझे बताइए 4 मंथ में इसका पेमेंट कर देंगे, जो जब 31 दिसंबर को बैलेंस शीट आप बनाएंगे तो आप इस लायबिलिटी को करंट मानेंगे, नॉन करंट मानेंगे, क्या मानेंगे? चैट बॉक्स में लिखिए, करंट है नॉन करंट है। हमने 3 महीने में इसका पेमेंट करना है। 30/11 को हमने लोन लिया, करंट है नॉन करंट है? बैलेंस शीट डेट पे। सर बैलेंस शीट डेट पे तो करंट है। बिल्कुल ठीक सर, करंट है। सभी लोग यही कह रहे हैं करंट है। लेकिन अगर बैलेंस शीट इशू करने के पहले, मान के चलिए कंपनी क्या करती है, जब अपनी बैलेंस शीट बना लेती है ना, तो उसको पब्लिक में चार्टर्ड अकाउंटेंट से या सीपीएस से साइन करा के पब्लिक में इशू करना पड़ता है। तो मान के चलिए आपने बैलेंस शीट डेट के बाद 30 जून 2021, ध्यान रखना 30 जून 2021 अगला साल, इस डेट को आप पब्लिक में इस बैलेंस शीट को इशू करने वाले थे। और अगर आपने इस डेट के पहले बैंक से एक एग्रीमेंट कर लिया, लेट से 31 मई को, ये 31 मई भी छोड़िए, आपने क्या किया 10 जनवरी 2021 को बैंक से एक एग्रीमेंट कर लिया कि इसका पेमेंट मैं 4 महीने में नहीं करूंगा, मैं इसका पेमेंट आपको सितंबर के आसपास कर पाऊंगा, 30 सितंबर 9 2021। बताइए ये एग्रीमेंट कब हुआ है? एग्रीमेंट कब हुआ है? बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है कि जो पेमेंट है हम कब करने वाले हैं? 30 सितंबर 2021। कब करने वाले हैं? 30 सितंबर 2021 को इसका पेमेंट करने वाले। हमने एग्रीमेंट कब किया बैंक से? बैलेंस शीट डेट के बाद। लेकिन बैलेंस शीट को इशू करने के पहले, बैलेंस शीट डेट के बाद, लेकिन बैलेंस शीट को इशू करने के पहले अगर बैंक से कोई रीफाइनेंस एग्रीमेंट हो जाता है तो 31 दिसंबर की बैलेंस शीट में उसको आप क्या दिखाएंगे? करंट की नॉन करंट? जल्दी लिखिए। अगर बैलेंस शीट को इशू करने के पहले मैंने एक रीफाइनेंस एग्रीमेंट करा लिया तो उसको मैं क्या क्लासिफाई करूंगा? करंट की नॉन करंट? क्या लगता है आप लोगों को? यस, इसको हम क्या कर लेंगे? नॉन करंट में क्या कर देंगे? रिक्लासिफाई कर देंगे। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर बैलेंस शीट डेट पर कोई करंट लायबिलिटी थी, लेकिन बैलेंस शीट को इशू करने के पहले अगर आपने बैंक से कोई रीफाइनेंस एग्रीमेंट कर लिया और उसको आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, तो आप उसको बैलेंस शीट डेट पर करंट नहीं दिखाएंगे बच्चों, उसको किस में दिखाएंगे? नॉन करंट लायबिलिटी में उसका क्या करेंगे? आप क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये पूरे नटशेल, इसका सार बस यही है कि आपको इस बात को ध्यान रखना है कि वो नॉन करंट क्या कहलाएगा? आपका नॉन करंट लायबिलिटीज आपका कहलाएगा। उसको हम किस में क्लासिफाई करेंगे? हमने बैलेंस शीट से वो 1 साल का होना चाहिए। मैंने एग्जांपल ले लिया, हाँ वो 2022 लिखना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि उसको 2022 लिखूंगा मैं। अगर वो 1 साल है तो वो है ही, अगर वो उसको लॉन्ग टर्म के रूप में, बिल्कुल सही कहा आपने कवलप्रीत कि अभी भी वो 1 साल ही हो रहा था, मेरे को 2022 लिखना चाहिए। अगर वो हमने ऐसा एग्रीमेंट कर लिया बैलेंस शीट डेट के बाद कि वो लॉन्ग टर्म बन जाती है, तो बैलेंस शीट डेट पर भले वो करंट थी, लेकिन हमने बैलेंस शीट इशू करने से पहले अगर कोई रीफाइनेंस एग्रीमेंट कर लिया तो हम उसको क्या करेंगे? नॉन करंट एसेट्स में क्या करेंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या करेंगे? बैलेंस शीट पे क्या करने वाले हैं? रिक्लासिफाई करने वाले। उसके बाद आपको इक्विटी दी हुई है, तो इक्विटी का मतलब मैंने अभी आपको बैलेंस शीट में समझाया। नीचे देखिए ट्रेजरी स्टॉक आ गया, दैट इज रीपरचेस, और ट्रेजरी स्टॉक को हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे, रिडक्शन फ्रॉम द इक्विटी। टोटल इक्विटी से आप उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो सर इक्विटी में क्या क्या आता है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द ओनर, जब आप नए शेयर इशू करेंगे, और अगर आप एक्स्ट्रा प्राइस ले रहे हैं तो जिसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम मानते हैं, पेड इन कैपिटल। उसके साथ साथ रिटेन अर्निंग आपका इक्विटी में आता है, एक्यूमुलेटेड ओसीआई उसमें आता है, और देखिए नॉन कंट्रोलिंग जो मैंने आपको बताया था ना, ये कब आएगा और इसको हम कहां पढ़ने वाले हैं? स्टडी यूनिट 15। सर ट्रेजरी स्टॉक को कहां पढ़ने वाले? देखो लिख दिए। तो यहां पर आपकी स्टडी यूनिट 1.1 क्या होती है? पूरी तरीके से फिनिश होती है। अब आपकी ड्यूटी, हां अगर सितंबर से पहले होता तो वो करंट लायबिलिटी कहलाता बेटा। अक्षता वेरी गुड, सही क्वेश्चन आपका।
तो यहां हमने फर्स्ट पॉइंट 1 को फिनिश कर लिया। बीइंग ए अच्छे स्टूडेंट, समझदार स्टूडेंट कौन होंगे जो 32 के 32 क्वेश्चन को कर लें। इन 32 क्वेश्चन में से जो भी आपको डाउट आएंगे, आपको पहले अपने लेवल पे कोशिश करना है, फिर उसके बाद आपको अगर नहीं बने तो मुझसे बिल्कुल पूछना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो आपको सॉफ्टवेयर दिया गया है, आप आज इन 32 क्वेश्चन को करके देखिए। और अगर आप इसको प्रोकास्टिनेट करने की सोच रहे हैं कि सर हम तो बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, तो डे विल डेफिनेटली कम कि आपको क्लास हो चुकी होंगी और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बाद में। अगर साथ साथ नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होंगे। शेड्यूल ऑफ फार बैच आपको बिल्कुल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ऑलरेडी ग्रुप में डाला जा चुका है। सैटरडे संडे 9, इसका टाइम आने वाले समय में बढ़ा देंगे, लेकिन फॉर अ टाइम बिंग अभी ये 2 दिन की क्लासेस हैं। और आपको देखना ऐसा फील हो जाएगा कि सर 2 दिन की क्लास भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा होमवर्क, अब 32 क्वेश्चन करना है। अब आप सोचिए 32 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में आपको मिनिमम 4 घंटे लगने वाले, और कल एक यूनिट और खत्म हो जाएगी। हाँ, कल भी 9 बजे ही है। सैटरडे संडे फार की बैचेस का टाइमिंग सैटरडे संडे 9 PM। तो आप 32 क्वेश्चन को करके रखिए और यू विल फील दैट कि जो हमने पढ़ा है इस रिकॉर्डेड वीडियो के बाहर नहीं होगा। वो ये 1 घंटे 1 मिनट में जो मैंने आपको एक यूनिट पढ़ाई है ना, इसको अगर आपने अच्छे से समझा है तो 32 के 32 क्वेश्चन का आंसर हो जाए। हाँ, कल एडवांस फंडामेंटल की क्लासेस हैं हमारी, जो कि चलती हैं, ऑप्शनल होती है, आप बैठ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो अब हम कोई एडवांस फंडामेंटल क्लासेस का कोई शेड्यूल नहीं है, वो एक ऑप्शनल क्लासेस है जो कि टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज कराई जाती है एज पर द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट और एज पर द टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ द मी। चलिए, तो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।